हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का स्वागत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 का है, सामाजिक विज्ञान का, पाठ 3 नागरिक शास्त्र का। ये कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 3 यानी नागरिक शास्त्र का पाठ 2 है। पाठ 2 संघवाद से बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला सेशन जा रहा। संघवाद से कम 3 सेशन तो कम से कम जाएगा, इसलिए सेशन भी लिख दिया हूँ। पहला सेशन ये आपके पास जा रहा बहुविकल्पी प्रश्नों का। उसके बाद में दूसरा भी बहुविकल्पी का जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न इसमें ज़्यादा रहेंगे क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा ही आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कर सकेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न इसमें ज़्यादा रखेंगे, तभी आप इस पाठ को समझ पाएंगे। तो इस सेशन पहला है। बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 35%, 40%, 45%, 50%। प्रश्न नंबर 1, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 35%, 40%, 45%, 50%। तो भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? आप प्रश्न को देखिए, सेशन को कोई भी सेशन हो, किसी भी पाठ का सेशन हो, जो प्रश्न घुमा फिरा के 2 बार या 3 बार पूछा गया हो उसको विशेष रूप से आपको दिमाग में बिठा लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, लिख लेना है। उन प्रश्नों को ये मान के चलिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य वो प्रश्न आएगा। उसको आप एक मॉडल पेपर के तौर पे लेना है। उन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। हर सेशन में कोई भी सेशन होगा, प्रत्येक सेशन में 2-4 क्वेश्चन ऐसे रख रहा हूँ कि वो 2-2 बार वो प्रश्न 2-2 बार रख दे रहा हूँ ताकि आपको उन प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस सेशन में भी कम से कम 8-10 प्रश्न ऐसा रखा हूँ कि वो 2-2 बार रख दिया हूँ। कोई कुछ घुमा दिया हूँ, कुछ डायरेक्ट रखा हूँ। तो ये समझ के चलिए कि उन प्रश्नों को ही पढ़ना है, दिमाग में बिठाना है, सेशन को 2-3 बार देखना है और उन प्रश्नों को भी लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? प्रश्न नंबर 2, तो भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं यानी राज्य कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है भाषाओं में? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न को घुमा के भी आगे आपको मिलेगा। इस प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, स्थानीय स्वशासन है भाई, स्थानीय स्वशासन है, स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है भाई। स्थानीय स्वशासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? स्थानीय स्वशासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? नगर पालिका और नगर निगम कहलाती हैं, या जिला पंचायत कहलाती हैं, या विधान परिषद कहलाती हैं, या ग्राम पंचायत कहलाती हैं? प्रश्न नंबर 3, स्थानीय स्वशासन है, शासन नहीं है।
स्थानीय स्वशासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? तो जो शहरों में काम करती हैं, तो प्रश्न नंबर 3 शहरों लिखा है भाई, जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं नगर पालिका और नगर निगम। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही होगा। जो शहरों में काम करती हैं उनको नगर पालिका और नगर निगम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? रेलवे नहीं है, या कानून व सुरक्षा नहीं है, या मुद्रा नहीं है, या बैंकिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 4 निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो केंद्र सूची में कौन शामिल नहीं है, पहले देख लेते हैं कौन से शामिल हैं। तो रेलवे केंद्र सूची का विषय है, मुद्रा केंद्र सूची का विषय है, बैंकिंग केंद्र सूची का विषय है। तो आपका ऑप्शन सी बचता है जो केंद्र सूची में शामिल नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। केंद्र और राज्यों के बीच, ये सप्ताह नहीं भाई, टाइपिंग में तो मिस्टेक होगी ही, थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक होगी, और हाथ से लिखकर आपके पास भेजने में समझ में नहीं आता। तो हम यहाँ जब सेशन को या आपके सामने स्क्रीन पर आता है तो उसकी व्याख्या द्वारा उसमें सुधार करने का प्रयास करता हूँ। तो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? प्रश्न नंबर 5 तो 3 सूचियों में, 4 सूचियों में, 5 सूचियों में, 6 सूचियों में। प्रश्न नंबर 5 केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियों में भाई, 3 सूचियों में किया गया है। केंद्र सूची या संघ सूची, केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा जो 3 सूचियों में जो विषय नहीं रहता है उसको बोलते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची, और उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार रहता है। तो 3 सूचियों में बांटा गया है, और 3 सूचियों में जो विषय नहीं रहता उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, जिन पर केंद्र कानून बनाती हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6 भारत में संघीय शासन के कितने स्तर हैं? भारत में संघीय शासन के कितने स्तर हैं? 2 स्तर हैं, 3 स्तर हैं, 4 स्तर हैं, 5 स्तर हैं। प्रश्न नंबर 6 भारत में संघीय शासन के कितने स्तर हैं? तो भारत में संघीय शासन के भाई 2 स्तर हैं। संघ और राज्य, संघ की अलग सरकारें हैं, राज्य की अलग सरकारें होती हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, सचिव कहते हैं, या प्रधान कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं भाई मेयर, मेयर कहते हैं। प्रश्न नंबर 7
का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? विवादों का निपटारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री निपटारा करता है, या राष्ट्रपति निपटारा करता है, या न्यायपालिका करती है निपटारा, या राज्यपाल करता है? प्रश्न नंबर 8, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करेगी भाई न्यायपालिका करेगी। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। ये भाई संजीव नहीं है, ये है संघीय। संघीय है, समझ गए? संघीय सरकार की एक विशेषता, संघीय सरकार की एक विशेषता क्या है भाई? संघीय सरकार की एक विशेषता। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ये एकात्मक व्यवस्था में रहता है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बैठ जाते हैं। ये गलत है भाई, ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये भी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बंट जाती है। बस यही ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, ये फिर से समझ लें, संघीय है। संघीय है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बंट जाती है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है? देखिए भाई प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 10 देखें। नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है? चलिए भाई, राज्य सरकार पर राज्य सूची का जो विषय है, राज्य सरकार उस पर कानून बनाती है। फिर केंद्र सरकार संघीय सूची पर कानून बनाती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें समवर्ती सूची पर कानून बना सकती हैं और बनाती भी हैं। स्थानीय सरकार अवशिष्ट, यही गलत है भाई, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहती हैं, संघ के पास रहती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र या संघ के पास रहती हैं। तो यानी कि प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी गलत है और यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सूची 1 और सूची दोनों मेल ढूंढें। सूची 1 और सूची दोनों का मेल ढूंढिए भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक प्रश्न में 4 क्वेश्चन को समेटा गया है। तो प्रश्न नंबर 11, सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढें। ये सूची और एक सूची 2, ये है सूची 2 में मेल ढूंढें। चलिए भाई, सूची 1 और 2 में मेल ढूंढें भाई। तो चलिए भाई
मेल ढूंढने का प्रयास करते हैं। भारतीय संघ में कौन शासन करता है? प्रधानमंत्री। राज्य में कौन शासन करता है? राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच। समझ गए? भारतीय संघ प्रधानमंत्री भारतीय संघ का है, सरपंच ग्राम पंचायत का है, राज्यपाल राज्य का है और मेयर नगर निगम का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेंगे, पर समझना है, याद करना है। सेशन को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो जितना कठिन हो को आपको ना याद हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ये संधि नहीं भाई, संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा इसमें कौन सा राज्य नहीं है। समझ गए? इसमें से कौन सा राज्य नहीं। ये अगर संघीय नहीं भी लिखेंगे तभी आपका प्रश्न सही ही रहेगा। समझ लिए और लिख लिया। ये संघीय इसलिए लिखा हूँ कि बोर्ड में पेपर बनाने वाले आपको घुमा सकते हैं तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाए। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, पर आपको घुमाने के लिए, संघ शासित क्षेत्रों में उलझाने के लिए आपको दे सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। मणिपुर राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, दिल्ली संघ शासित प्रदेश है भाई, दिल्ली संघ शासित प्रदेश है। और यही प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? शुरुआत में ये प्रश्न थोड़ा घुमा के आपके सामने आया था। आप देखिए इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20 भाषाएं, 22 भाषाएं, 24 भाषाएं, 26 भाषाएं। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। उत्तर भी वही है, प्रश्न भी थोड़ा घुमा दिया गया है। वैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित हैं? निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित हैं? विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित हैं, या लोकसभा में सुनिश्चित हैं, या पंचायती राज संस्थाओं में सुनिश्चित हैं, या राज्यसभा में। प्रश्न ऐसा है कि आप बोर्ड के हिसाब से इस प्रश्न को भी कम से कम 2 बार इसी सेशन में, एक ही सेशन में कम से कम 2 बार रखा हूँ। थोड़ा घुमा के, थोड़ा आपको घुमाया गया है कि आपका पेपर बनाने वाले जैसा भी घुमा के पूछे आपकी समझ में आ जाए। तो इसलिए अगला प्रश्न आएगा थोड़ा इससे चेंज आएगा, उत्तर यही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित हैं? तो महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित हैं पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 15, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 15। तो ये प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है, अगले सेशन में इसको अलग से चेंज करूँगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? संवैधानिक दर्जा
प्रश्न तो ये सही है, पर ऐसा भी पूछा जा सकता है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1993 में भाई, 1993 में। और पर आपको घुमाने के लिए ऐसा पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1969 में। पर यहाँ पे 69 ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि हमें तो ये दोनों तरह से प्रश्न को आपको समझाना था। तो आप निकटतम उत्तर क्या होगा? भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कब हुई? 1992 में, 1992 में, क्योंकि 93 में है, निकटतम हमें जाना है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अगर प्रश्न ये आ जाए भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो ऑप्शन और उत्तर बदल जाएगा। प्रश्न है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो इसका ऑप्शन भी अलग होगा, उत्तर भी अलग होगा। और पूछा जाए भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो वो ऑप्शन भी बदल जाएगा। तो चलिए, ये पूछा जा रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं, समझिए, राज्य हैं। तो 27 राज्य हैं वर्तमान में, या 28 राज्य हैं, या 29 राज्य हैं, या 30 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसी सेशन में इस प्रश्न को दोबारा भी रख सकता हूँ। इस सेशन में अगर दोबारा प्रश्न नहीं होगा तो इसी पाठ के अगले सेशन में ये प्रश्न दोबारा भी रखूँगा। ये आपको शुरुआत में बता दिया कि 8-9 प्रश्न ऐसे हैं कि एक ही सेशन में 2-2 बार रखूँगा, 2-2 बार रखा है। जो नहीं रख गए हैं, जो 2 बार नहीं हो पाए हैं, उसको अगले सेशन में करूँगा। तो प्रश्न नंबर 17, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा है, या कृषि है, या पुलिस है, या रक्षा है। प्रश्न नंबर 17, तो रक्षा संघ सूची का विषय है, पुलिस और कृषि राज्य सूची का विषय है। अब आप उत्तर समझ गए होंगे कि समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन, पंचायत, ग्राम सभा, ग्रामोदय। प्रश्न नंबर 18, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को कहते हैं स्थानीय स्वशासन। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितना है? या ऐसा पूछ सकता है भारत में संघ शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो केंद्र हो या संघ हो, एक ही बात है। ऑप्शन देखें, 6 संघ शासित राज्य हैं, या 7 केंद्र शासित राज्य हैं, या 8 संघ शासित राज्य हैं, या 9 केंद्र शासित राज्य हैं। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या वर्तमान में 8 है भाई। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण हैं, उनको घुमा घुमा के कम से कम 2 बार रखा हूँ इस सेशन में। अगले सेशन में भी ऐसा हो सकता है, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से
ज़्यादा ही महत्वपूर्ण लगेंगे कि ये आने ही वाला है, उनको हम 2 बार जरूर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 20, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य, या एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य, या व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, या व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो ये विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के मध्य, तभी तो संघात्मक शासन प्रणाली कही जाएगी। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, या मुख्यमंत्री, या राज्यपाल, या जिलाधिकारी? प्रश्न नंबर 21, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री केंद्र का संचालन करता है, और प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य नहीं है? प्रश्न नंबर 22, तो संघ राज्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो संघ राज्य उत्तर प्रदेश, ये प्रश्न भी घुमा के पहले पूछा जा चुका है। मैं शुरुआत में ही बताया हूँ कि ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इस पाठ से कम 2-3 प्रश्न जरूर रहते हैं हर वर्ष। तो उत्तर प्रदेश संघ राज्य नहीं, या मध्य प्रदेश संघ राज्य नहीं, या दिल्ली संघ राज्य नहीं, या बिहार संघ राज्य नहीं है। तो इस समय 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, और संघ राज्य मतलब ये दिल्ली संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो संघीय सरकार के लक्षण क्या हैं? कठोर संविधान हो, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो, सर्वोच्च न्यायालय हो कोई विवाद को सुलझाने के लिए, पर शक्तियों का केंद्रीकरण एकात्मक संविधान की विशेषता है। और हमें पूछा जा रहा है संघीय सरकार, तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, इनमें से आदर्श संघीय व्यवस्था में कौन सा पक्ष होता है? इसमें आदर्श संघीय व्यवस्था में कौन सा पक्ष होता है? आपसी भरोसा, साथ रहने की सहमति, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान, या ऑप्शन डी ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 24, इनमें से आदर्श संघीय व्यवस्था में कौन सा पक्ष होता है? तो आदर्श संघीय व्यवस्था में पक्ष होता है आपसी भरोसा, साथ रहने की सहमति। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संघ अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? भारतीय संघ की या भारत की अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? भारतीय संघ की या भारत की अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को प्राप्त हैं, या संघ को प्राप्त हैं, या ए और बी दोनों को प्राप्त हैं, या ऊपर में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 25, भारतीय संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त हैं भाई
संघ को। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को हैं, संघ या केंद्र शक्ति केंद्र को, राज्य शक्ति राज्य को, और दोनों को जो प्राप्त हैं वो समवर्ती सूची, और जो किसी सूची में विषय नहीं है उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, तो संघ को प्राप्त हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का विभाजन करने का उदाहरण है। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन करने का कौन सा उदाहरण है, यानी संघात्मक शासन कौन सा है। सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको घुमा घुमा के आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको वो प्रश्न आपकी नज़रों से बचने न पाए। तो प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का विभाजन करने का उदाहरण है। तो भारत में संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन है, या बेल्जियम में संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन है, या स्पेन में संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन है, या ये तीनों जगह है, और या तीनों जगह है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। तो प्रतिरक्षा है शामिल है, या विदेशी मामले, या बैंकिंग, या ये सभी। तो संघ सूची में कौन से विषय शामिल है, तो संघ सूची में ये सभी विषय शामिल हैं। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 पे प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, केंद्र सरकार को है, या राज्य सरकार को है, या ए और बी दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 28, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है भाई। प्रश्न नंबर 28, तो संघ सूची में वर्णित विषयों में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, केंद्र सरकार को। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। इनमें से राज्य सूची से संबंधित विषय नहीं है। तो राज्य सूची से संबंधित विषय क्या नहीं है भाई। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, या संचार। प्रश्न नंबर 29, इनमें से राज्य सूची से संबंधित विषय क्या नहीं है भाई। तो राज्य सूची से संबंधित विषय नहीं है, वो विषय है संचार। संचार राज्य सूची नहीं, केंद्र सूची का विषय। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। तो वन, या शिक्षा, या उत्तराधिकार, या विदेशी मामले। प्रश्न नंबर 30, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। तो समवर्ती सूची से संबंधित विषय हैं वन, शिक्षा, उत्तराधिकार, और नहीं है तो नहीं है विदेशी मामले, क्योंकि विदेशी मामले केंद्र सूची का विषय है। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। असम को, या नागालैंड को, या अरुणाचल प्रदेश को, या उपरोक्त सभी को। प्रश्न नंबर 31, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 31,
तो राज्य को विशेष दर्जा असम को ही प्राप्त है, नागालैंड को ही प्राप्त है, अरुणाचल को ही प्राप्त हैं। और अगर तीनों को प्राप्त हैं तो उत्तर आपका कैसे होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32 में भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? एकात्मक शासन प्रणाली है, या राजतंत्र शासन प्रणाली है, या संघीय शासन प्रणाली है, या तानाशाही शासन प्रणाली है? प्रश्न नंबर 32 भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में शासन प्रणाली है संघीय शासन प्रणाली। भारत में संघीय शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है? राष्ट्र की क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना, या राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था करना, या राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना, या राष्ट्र में सांप्रदायिकता को रोकना। राष्ट्र में है भाई, ये में है, राष्ट्र में सांप्रदायिकता को रोकना। प्रश्न नंबर 33 संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? तो संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य राष्ट्र की क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना, या राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था करना, या राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना, या राष्ट्र में सांप्रदायिकता को रोकना। तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है? राष्ट्र की क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? प्रश्न को देखकर समझ में आ रहा होगा कि पाठ कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, पर आप लोगों को कोशिश करना है कि इसके सब्सक्राइब बढ़वाएं। सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं, ये आप लोग को कोशिश करना है कि सब्सक्राइब बढ़ें इसके। तो चलिए भाई, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? प्रश्न नंबर 34 तो 20 भाषाओं का, 22 भाषाओं का, 24 भाषाओं का, या 26 भाषाओं का? प्रश्न नंबर 34 भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो ये समावेश है 22 भाषाओं का। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये सेशन देखने से ही लग गया होगा कि ये प्रश्न कितना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 22 भाषाओं का समावेश है। प्रश्न नंबर 35 इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर नहीं है, या हिमाचल प्रदेश नहीं, या अरुणाचल प्रदेश नहीं, या दिल्ली नहीं। प्रश्न नंबर 35 इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या दिल्ली। तो संघीय राज्य नहीं है दिल्ली, ये संघ शासित या केंद्र शासित राज्य है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27 राज्य हैं, या 28 राज्य हैं, या 29 राज्य हैं, या 30 राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो वो राज्य हैं 28 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37 संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 37 संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। केंद्र व इकाइयों के बीच
एक राज्य व अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच। प्रश्न नंबर 37, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो केंद्र व राज्यों के बीच। सेशन को 2-3 बार देखेंगे और उसके बाद में नोटबुक में लिखेंगे भी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम आपकी जुबान पर रटा दें, तो हम जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना ज़रूरी है। 2-3 बार सेशन को देखें, फिर नोटबुक में लिखें, क्योंकि इस पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा आपके पास जाएगी। तो बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा ही लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको सेट करना रहेगा। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, केंद्र व राज्यों के बीच। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित, ये निम्न है भाई, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। विधानसभा में सुनिश्चित है, या लोकसभा में सुनिश्चित है, या पंचायती राज में सुनिश्चित है, या राज्यसभा में सुनिश्चित है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित हैं। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 39, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो शिक्षा शामिल है, या कृषि शामिल है, या पुलिस शामिल है, या रक्षा शामिल है। तो कृषि और पुलिस राष्ट्र सूची से संबंधित है भाई, रक्षा केंद्र से संबंधित है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और समवर्ती सूची से क्या शामिल है फिर भाई, शिक्षा शामिल है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और हम भी सेशन में कम से कम 2 बार रखे हैं। तो प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को तो आप रास्ता चलते अपने दिमाग में, अपने मुंह में गुनगुनाते रहिए, क्योंकि अगर 100 में 100 नंबर लाना है तो सेशन को कम से कम 2-3 बार देखना है, नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 40, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय किस सूची में आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय की सूची किस सूची में है भाई, विषय किस सूची में आता है। किस सूची में आता है। प्रश्न नंबर 40, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय किस सूची में आता है। तो संघीय सूची में आता है, या राज्य सूची में आता है, या बाकी बचे विषय, या अवशिष्ट सूची, दोनों का मतलब एक ही हुआ, या समवर्ती सूची में आता है। तो आपको पहले ही बताया हूँ कि हमारे देश में, हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ या केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और जो इन 3 सूचियों में जिसका वर्णन नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियों में या बाकी बचे विषय में गिने जाते हैं, और उस पर अधिकार बनाने का अधिकार केवल केंद्र को ही होता है। केंद्र को ही अधिकार होता है, केंद्र ही उस पर कानून बना सकते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी सूची में नहीं आता, तो ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बाकी बचे विषय या अवशिष्ट सूची। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41, पोखरण किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 41, पोखरण किसके लिए प्रसिद्ध है। उपजाऊ प्रदेश के लिए, या जैव विविधता के लिए, या पर्यटन का केंद्र है, या परमाणु परीक्षण का केंद्र है। प्रश्न नंबर 41, पोखरण किसके लिए प्रसिद्ध है। उपजाऊ प्रदेश है, जैव विविधता का क्षेत्र है, पर्यटन का केंद्र है, या परमाणु परीक्षण का केंद्र है। प्रश्न नंबर 41
पोखरण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोखरण प्रसिद्ध है, प्रमाण परीक्षण का केंद्र है। प्रमाण परीक्षण का केंद्र है पोखरण, प्रमाण परीक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 भारत में कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं? देखिए इसमें और भ्रम जो आपका होगा वो भी दूर कर दे रहा हूँ। भारत में कितने केंद्र शासित या संघीय प्रदेश या केंद्रीय प्रदेश, ये अलग बात हो गई, या केंद्र शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, ये अलग बात हो गई। यहाँ पे दोनों से उठा के ऑप्शन भी रखा हूँ, तो 22 हैं, 24 हैं, 8 हैं या 9 हैं। तो भारत में कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये यहाँ पे समझ ले 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये दिमाग में बिठा ले, वर्तमान की संख्या है ये। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43 विश्व के 193 देशों में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? प्रश्न नंबर 43 विश्व के 193 देशों में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? 50 देशों में है, 25 देशों में है, 30 देशों में है या 35 देशों में है? प्रश्न नंबर 43 विश्व के 193 देशों में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 देखें, संघीय शासन व्यवस्था सरकार के कितने स्तर होते हैं? संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो 1 स्तरीय होता है या 2 स्तरीय या 3 स्तरीय या 4 स्तरीय? प्रश्न नंबर 44 संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के 2 स्तर होते हैं। 2 स्तरीय संघीय शासन व्यवस्था 2 स्तरीय होता है। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 45 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसा था? प्रश्न नंबर 45 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसा था? ये विभाजन सुखद था या विभाजन सुगम था या विभाजन सुलभ था या ये दुखद और रक्त रंजित था? प्रश्न नंबर 45 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसा था? तो 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन दुखद और रक्त रंजित था। दुखद और रक्त रंजित था। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिरक्षा का विषय किस सूची में आता है? प्रतिरक्षा का विषय किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है या राज्य सूची में आता है या समवर्ती सूची में आता है या इन सभी में आता है? तो प्रतिरक्षा का विषय किस सूची में आता है? हम आपको पहले बता चुके हैं, हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। जो देश के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची में, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं वो राज्य सूची में, और जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं वो समवर्ती सूची में, और जिनका वर्णन किसी सूचियों में नहीं मिलता वो अवशिष्ट शक्तियाँ कही जाती हैं। उस पर संघ सरकार कानून बनाती है। अब प्रतिरक्षा का विषय केंद्र स्तर का है, भारत स्तर का है, देश स्तर का है। तो प्रतिरक्षा का विषय किस सूची में आएगा? तो यह आएगा संघ सूची में। प्रश्न नंबर 46 प्रतिरक्षा का विषय किस सूची में आता है? तो प्रतिरक्षा का विषय संघ सूची में आता है। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, कृषि और सिंचाई विषय किस सूची में आता है? किस है भाई? कृषि और सिंचाई विषय किस सूची में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या ए और बी दोनों में? प्रश्न नंबर 47, कृषि और सिंचाई विषय किस सूची में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या ऑप्शन डी ए और बी दोनों? तो कृषि और सिंचाई विषय राज्य सूची में आता है भाई, राज्य सूची में। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन संघ शासित क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन संघ शासित क्षेत्र है? ये संघीय ना के संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र दिया गया है। इसको हम बार बार प्रश्न रखकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप अपने दिमाग में समझिए कि संघ शासित क्षेत्र अलग है या संघीय राज्य अलग हैं। तो निम्नलिखित में से कौन संघ शासित क्षेत्र हैं? गोवा संघ शासित क्षेत्र है या केरल संघ शासित क्षेत्र है या मणिपुर संघ शासित क्षेत्र है या चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र है? तो प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन संघ शासित क्षेत्र है? तो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ है भाई, चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? प्रश्न नंबर 49। देखिए प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे, जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे तब तक ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न को समझ लिया और ऑप्शन को समझ लिया तो समझ लीजिए आपका उत्तर सही होगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा? राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? प्रश्न की बारीकी पे ध्यान दें। सर्वोच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सेशन कोर्ट है या उच्च न्यायालय है? प्रश्न नंबर 49, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय? तो प्रश्न नंबर 49, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो है उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे ऊपर न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का न्यायालय है, इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है राज्य का न्यायालय तो उच्च न्यायालय है। प्रश्न 49 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है या बांग्ला है? प्रश्न नंबर 50, भारत की राजभाषा कौन सी है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी या बांग्ला? तो भारत की राजभाषा हिंदी है भाई। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, भारत की राजभाषा हिंदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, जम्मू कश्मीर राज्य को किस वर्ष 2 भागों में बांट दिया गया? जम्मू कश्मीर राज्य को किस वर्ष 2 भागों में बांट दिया गया है? तो 2019 में बांट दिया गया या 2018 में बांट दिया गया या 2020 में बांट दिया गया या 2021 में बांट दिया गया? प्रश्न नंबर 51, जम्मू कश्मीर राज्य को किस वर्ष 2 भागों में बांटा गया? 2019 में, 2018 में, 2020 में या 2021 में? तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया था 2019 में। प्रश्न नंबर 51
का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? शिक्षा नहीं शामिल, या वन नहीं शामिल, या विवाह नहीं शामिल, या चिकित्सा नहीं शामिल, या रक्षा नहीं शामिल। तो प्रश्न को देखने से तो ये पता लग गया कि कोई एक विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बाकी 4 विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। अब हमें ये देखना है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है, अपने आप ये पता चल जाएगा कौन सा शामिल नहीं है। तो शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, वन समवर्ती सूची में शामिल है, विवाह समवर्ती सूची में शामिल है, चिकित्सा समवर्ती सूची में शामिल है, और ये चारों अगर समवर्ती सूची में शामिल हैं तो रक्षा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये केंद्र सूची में शामिल है भाई, केंद्र सूची में शामिल है। तो प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं? तो समवर्ती सूची में रक्षा नहीं शामिल है। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन ई सही उत्तर हुआ। इस सेशन से, इस पार्ट से कम 3 सेशन नहीं कंट्रोल हो पाया, नहीं पूरा पार्ट कंट्रोल कर पाया, नहीं पूरे पार्ट से प्रश्न बन पाए, तो इस पार्ट से 4 सेशन भी आपके पास जा सकते हैं, पर कोशिश रहेगी कि इस पार्ट से केवल 3 सेशन ही जाएं। 3 सेशन में ही प्रश्नों को, श्रृंखला में 3 सेशन जो आएंगे उतने प्रश्नों की श्रृंखला में हम पूरे पाठ को बांधने का प्रयास करेंगे। पर आप लोग 2-3 बार सेशन को देखें, नोट करें और साथ में सब्सक्राइब बढ़वाने का प्रयास करें। तो चलिए अब इसी प्रश्न नंबर 52 के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।